दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश भारत के सामने अपने सबसे घातक और एडवांस फाइटर जेट्स का जखीरा लेकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ अमेरिका है जो अपने F-35 का लालच दे रहा है, तो दूसरी तरफ रूस है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की निगाहें जब एक साथ किसी यानानसी एक मुल्क पर टिक जाएं, जब दो महाशक्तियां अपने सबसे घातक और गोपनीय हथियारों की चाबियां लेकर आपके दरवाजे पर खड़ी हो, और जब वैश्विक शक्ति संतुलन की धुरी अचानक आपकी तरफ झुकती दिखे, तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि आने वाले दशकों की रणनीति, आत्मनिर्भरता और संप्रभुता का है। और ठीक यही वह रहस्यमयी मोड़ है जहां भारत आज खड़ा है। एक तरफ अमेरिका अपने F-35 स्टील फाइटर जेट को भविष्य की साझेदारी का सपना दिखाकर पेश कर रहा है। तकनीक, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और वैश्विक गठजोड़ का लालच देकर, तो दूसरी तरफ रूस अपने सुखोई 57 को भारत के लिए लगभग खुली किताब बनाकर संयुक्त उत्पादन, गहरी तकनीकी साझेदारी और पुराने भरोसे की दुहाई देकर मैदान में उतरा है। और इन दोनों ऑफर्स की चमक इतनी तेज है कि पहली नजर में लगता है मानो भारत के लिए इससे बेहतर मौका कभी आया ही नहीं। लेकिन जैसे किसी थ्रिलर फिल्म में सबसे शांत सीन के पीछे सबसे बड़ा तूफान छिपा होता है, वैसे ही इस पूरी कहानी के भीतर एक ऐसा सस्पेंस पल रहा है जो सतह पर दिखने वाले फायदे से कहीं ज्यादा गहरा, खतरनाक और दूरगामी है। चीन और पाकिस्तान की बेचैनी यूं ही नहीं बढ़ी है, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि अगर भारत ने इनमें से किसी एक डील पर मुहर लगा दी, तो एशिया की हवाई ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है। उनकी रणनीतियां यह असंख्य अप्रासंगिक हो सकती हैं और उनका सैन्य मनोबल जमीन पर आ सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब इसी शोरगुल, उत्साह और कूटनीतिक चमक-दमक के बीच भारत के भीतर से एक ऐसी आवाज उठती है जो तालियां नहीं, चेतावनी देती है। यह आवाज किसी राजनेता की नहीं, किसी विदेशी लॉबिस्ट की नहीं, बल्कि उस वैज्ञानिक की है जिसने तब भारत के स्वदेशी सपने पर भरोसा किया था जब पूरी दुनिया उसे असंभव बता रही थी। डॉक्टर हरिनारायण तेजस के जनक, जिनका नाम सिर्फ एक फाइटर जेट से नहीं बल्कि भारत की तकनीकी आत्मसम्मान की कहानी से जुड़ा है। और जब वे कहते हैं कि भारत को इस सुनहरे जाल में फंसने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, तो यह महज राय नहीं बल्कि अनुभव, इतिहास और भविष्य की गहरी समझ से निकली चेतावनी बन जाती है। उनका इशारा साफ है, F-35 हो या सुखोई 57, यह जेट्स जितने घातक हैं उतने ही अपने साथ निर्भरता की बेड़ियां भी लाते हैं। क्योंकि स्टील तकनीक का असली राज सिर्फ एयर फ्रेम में नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर, मिशन डाटा फाइल्स, अपग्रेड कंट्रोल और सप्लाई चेन में छिपा होता है। और यही वह जगह है जहां सुपर पावर अपने असली पत्ते खेलती हैं। अमेरिका का F-35 नेटवर्क में बंधा हुआ है। हर उड़ान, हर अपडेट, हर सेंसर डाटा एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है, जहां अंतिम नियंत्रण वॉशिंगटन के पास रहता है। और सवाल यह नहीं कि आज भारत को क्या मिलेगा, सवाल यह है कि कल किसी भू राजनीतिक टकराव में क्या वही आजादी बनी रहेगी। वहीं रूस का सुखोई 57 भले ही तकनीकी साझेदारी का भरोसा दिलाए, लेकिन रूस की अपनी आर्थिक और रणनीतिक सीमाएं हैं, और अतीत गवाह है कि वैश्विक दबावों के बीच सप्लाई और सपोर्ट कितनी जल्दी राजनीति की भेंट चढ़ सकते हैं। डॉक्टर हरिनारायण की चेतावनी यहीं और गहरी हो जाती है। वे कहते हैं कि अगर भारत हर बार तुरंत ताकत के लालच में बाहर की ओर देखेगा, तो स्वदेशी इकोसिस्टम कभी पूरी तरह परिपक्व नहीं होगा। तेजस सिर्फ एक विमान नहीं था बल्कि एक प्रयोगशाला थी, जहां भारत ने डिजाइन, टेस्टिंग, कंपोजिट मटेरियल, फ्लाइट कंट्रोल और सिस्टम इंटीग्रेशन का आत्मविश्वास सीखा। और आज जब एमका जैसे 5th Gen प्रोजेक्ट्स आकार ले रहे हैं, तब विदेशी स्टील जेट्स पर कूद पड़ना अपने ही बीज को उखाड़ने जैसा होगा। सस्पेंस यही नहीं रुकता, क्योंकि सवाल यह भी है कि क्या यह ऑफर्स महज दोस्ती हैं या भारत को एक बड़े वैश्विक खेल में मोहड़े की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश, जहां एक सुपर पावर दूसरी को संतुलित करने के लिए भारत की ताकत बढ़ाना चाहती है, लेकिन अपनी शर्तों पर इस पूरी कहानी में सबसे खामोश लेकिन सबसे अहम किरदार भारत का भविष्य, भविष्य है। वह भविष्य जहां भारत सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का निर्माता, एक्सपोर्टर
और नियम तय करने वाला बनना चाहता है। और जैसे जैसे यह विचार गहराता है, कहानी का सस्पेंस एक नए स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह जाता कि F-35 बेहतर है या सुखोई 57। सवाल यह बन जाता है कि क्या भारत अपने रास्ते की कठिन, धीमी लेकिन स्वतंत्र यात्रा चुनेगा या चमकदार, तेज लेकिन शर्तों से बंधी उड़ान। डॉक्टर कोटा हरिनारायण की चेतावनी इसी चौराहे पर गूंजती है। वे कहते हैं कि असली ताकत आयातित स्टील्थ में नहीं बल्कि उस क्षमता में है जहां कोई देश अपने दम पर अगली पीढ़ी की तकनीक खड़ी कर सके। और यही वह विचार है जो इस पूरी कहानी को एक साधारण रक्षा सौदे से उठाकर इतिहास बदलने वाले फैसले में बदल देता है। क्योंकि अंत में जो फैसला होगा वह सिर्फ फाइटर जेट्स का नहीं होगा, वह इस बात का होगा कि भारत महाशक्तियों के खेल का हिस्सा बनेगा या खुद खेल की दिशा तय करेगा। अगर भारत इस चमकदार विदेशी प्रस्तावों की चकाचौंध में आकर एक बार फिर कोई जल्दबाजी करता है, तो यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं होगा, बल्कि आने वाले दशकों के लिए भारत की रणनीतिक आत्मा पर लगा हुआ एक ऐसा दाम होगा जिसकी कीमत इतिहास में बहुत भारी लिखी जाएगी। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन सा फाइटर जेट ज्यादा स्टेल्थी है या किसकी रडार क्रॉस सेक्शन कम है। असली सवाल यह है कि क्या भारत अपने सबसे बड़े सपने स्वदेशी MK फाइटर जेट प्रोग्राम को समय से पहले ही दम तोड़ने देगा। और यही वह बिंदु है जहां से डॉक्टर हरिनारायण जैसे रणनीतिकारों की चेतावनी खतरनाक सन्नाटे में बदल जाती है। क्योंकि बाहर से जो ऑफर सोने में लिपटे हुए दिखते हैं, उनके भीतर ऐसी शर्तें और दीर्घकालिक जाल छिपे होते हैं जो किसी भी उभरती हुई रक्षा औद्योगिक शक्ति को हमेशा के लिए ग्राहक बना सकते हैं। पहले रूस की बात करें तो सुखोई 57 का आला ऑफर पहली नजर में किसी सपने से कम नहीं लगता। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर सुपर क्रूज एडवांस्ड ANX और ऊपर से पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा। HAL नासिक में निर्माण 84 से शुरू होकर 140 तक जाने वाली संख्या, और ऐसा लगना कि रूस भारत के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन इसी ऑफर के भीतर सबसे बड़ा सस्पेंस छिपा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब अक्सर ब्लैक बॉक्स ट्रांसफर होता है, जहां असली सोर्स कोड, असली इंजन टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ कोटिंग के फार्मूले आज भी निर्माता देश के हाथ में रहते हैं। और FZFA से भारत का बाहर निकलना यूं ही नहीं हुआ था। वजह साफ थी कि रूस वह तकनीकी गहराई देने को तैयार नहीं था जिसकी भारत को जरूरत थी। आज रूस की मजबूरी बदली है, दोस्ती की दुहाई तेज है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसकी औद्योगिक क्षमता, प्रतिबंधों से जूझती अर्थव्यवस्था और खुद के वायुसेना आधुनिकीकरण की जरूरतें भारत को वह निरंतर सपोर्ट दे पाएंगी जिसकी जरूरत एक 5वीं पीढ़ी के फाइटर को अगले 40 साल तक ऑपरेशनल रखने के लिए होती है। और यहीं पर एमका के लिए खतरे की पहली घंटी बजती है, क्योंकि अगर भारत ने भारी संख्या में सुखोई 57 शामिल कर लिया तो फंडिंग, इंजीनियरिंग टैलेंट और राजनीतिक ध्यान अपने आप स्वदेशी प्रोजेक्ट से हटकर एक आयातित प्लेटफॉर्म के रखरखाव और अपग्रेड में फंस जाएगा। अब अमेरिका की एंट्री इस कहानी को और रहस्यमय बना देती है, क्योंकि F-35 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। डाटा लिंक, लॉजिस्टिक सिस्टम और अमेरिका नियंत्रित सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जिसका मतलब यह है कि विमान उड़ान भरे या ना भरे, उसकी नब्ज कहीं और के सर्वर से जुड़ी रहती है। अमेरिका इसे भारत प्रशांत में गेम चेंजर बताता है, चीन के खिलाफ रणनीतिक हथियार कहता है। लेकिन हर बार जब भारत सोर्स कोड, स्वतंत्र अपग्रेड या अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव की बात करता है, तो वही पुरानी दीवार खड़ी हो जाती है, नॉन नेगोशिएबल। और यही वो बिंदु है जहां डॉक्टर हरिनारायण जैसे लोग इसे सीधा खतरा कहते हैं। क्योंकि एक बार F-35 जैसा प्लेटफॉर्म आ गया तो भारत की वायुसेना रणनीति, ट्रेनिंग, स्पेयर सप्लाई, यहां तक कि मिशन प्लानिंग भी आंशिक रूप से विदेशी नियंत्रण में चली जाएगी। और इससे भी बड़ा खतरा यह है कि एमके जैसे स्वदेशी प्रोग्राम को राजनीतिक स्तर पर यह कहकर दबाया जा सकता है कि हमारे पास तो पहले से ही 5वीं पीढ़ी का विमान है, जबकि सच्चाई यह होगी कि वह विमान भारत का नहीं बल्कि भारत में तैनात एक विदेशी सिस्टम होगा। और सस्पेंस यही गहराता है, क्या भारत फिर वही गलती दोहराएगा जो उसने पहले मिराज, जगुआर और मिग सीरीज के साथ की?
जहां शानदार विमान तो मिले लेकिन आत्मनिर्भरता अधूरी रह गई। या फिर इस बार भारत यह समझेगा कि असली लड़ाई आसमान में नहीं बल्कि ड्राइंग बोर्ड, विंड टनल, इंजन टेस्ट बेड और सोर्स कोड की लाइनों में लड़ी जाती है। एमके कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। यह भारत की उस का प्रतीक है जहां वह सिर्फ यूजर नहीं बल्कि डिजाइनर, डेवलपर और एक्सपोर्टर बनना चाहता है। लेकिन अगर विदेशी ऑफर्स के कारण यह प्रोग्राम स्लो हुआ, फंडिंग कटी या टैलेंट बंटा, तो आने वाले 20 साल बाद भारत फिर उसी मोड़ पर खड़ा होगा। बेहतरीन पायलट, आज मजबूत एयरबेस, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए दूसरों पर निर्भर। और यही वजह है कि यह पूरी कहानी सिर्फ विमानों की नहीं बल्कि एक ऐसे सस्पेंस की है जहां हर चमकता ऑफर एक संभावित बलिदान की मांग करता है। सवाल बस इतना है कि भारत किसे चुनेगा, तुरंत ताकत का नशा या देर से मिलने वाली लेकिन स्थायी आत्मनिर्भरता। क्योंकि इतिहास में कई बार देखा गया है कि जो देश शॉर्टकट चुनते हैं उन्हें लंबी दौड़ में सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। भारत के सामने आज जो सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल खड़ा है वह सिर्फ यह नहीं है कि कौन सा फाइटर जेट ज्यादा तेज है या किस में कितनी मिसाइलें लगी हैं, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या भारत आने वाले दशकों की जंग अपनी शर्तों पर लड़ना चाहता है या फिर किसी और देश की दया और सप्लाई चेन पर निर्भर रहकर। यही वह बिंदु है जहां तेजस कार्यक्रम के शिल्पकार और भारत के एयरोस्पेस विवेक की आवाज माने जाने वाले डॉक्टर कोटा हरिनारायण की चेतावनी बेहद गंभीर रूप ले लेती है। वे बार बार यह कहते हैं कि विदेशी फाइटर जेट्स का आकर्षण एक चमकदार पैकेज की तरह होता है, ऊपर से बेहद ताकतवर तकनीकी शब्दों से भरा हुआ और युद्ध में अजय दिखने वाला। लेकिन जैसे ही आप उसकी परतें खोलते हैं वैसे वैसे उसकी कमजोरियां, सीमाएं और छिपे हुए खतरे सामने आने लगते हैं। सुखोई 57 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कागजों पर यह रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन हकीकत में इसकी स्टेल्थ क्षमता आज भी सवालों के घेरे में है। स्टेल्थ कोई एक बटन नहीं होता जिसे दबाते ही विमान अदृश्य हो जाए। यह डिजाइन, मटेरियल, कोटिंग, इंजन नोजल, एयर इनटेक और सॉफ्टवेयर का बेहद सूक्ष्म संतुलन होता है। डॉक्टर हरिनारायण के अनुसार सुखोई 57 का डिजाइन अभी भी पारंपरिक फाइटर जेट सोच से बाहर नहीं निकल पाया है, जिसमें रडार क्रॉस सेक्शन को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक त्याग पूरी तरह नहीं किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि यह विमान कुछ खास एंगल्स से तो रडार पर कमजोर दिख सकता है, लेकिन मल्टी स्टैटिक रडार और आधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क के सामने इसकी स्टेल्थ ढाल जल्दी टूट सकती है। आज की जंग में दुश्मन एक अकेला रडार नहीं होता बल्कि जमीन, हवा और अंतरिक्ष से जुड़े सेंसरों का जाल होता है, और ऐसे में अधूरी स्टेल्थ मौत का न्योता बन जाती है। इससे भी बड़ा खतरा है इसका लॉजिस्टिक्स और उत्पादन मॉडल। रूस खुद अपनी वायुसेना के लिए सुखोई 57 को बड़ी संख्या में शामिल नहीं कर पाया है, और जो विमान बने भी हैं वे लगातार अपग्रेड और सुधार की प्रक्रिया में है। ऐसे में भारत अगर इस प्लेटफॉर्म पर निर्भर होता है तो वह एक ऐसे विमान पर दांव लगाएगा जो खुद अपने जन्मदाता के लिए भी पूरी तरह परिपक्व नहीं है। ऊपर से पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस की माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजन पार्ट्स और सॉफ्टवेयर सप्लाई को गहरे संकट में डाल दिया है। युद्ध के समय एक छोटा सा सेंसर, एक खास कोटिंग या एक चिप अगर समय पर न मिले तो पूरा फ्लड ग्राउंड हो सकता है। यही वह स्थिति है जिसे डॉक्टर हरिनारायण शांतिकाल का शानदार सौदा और युद्धकाल की भयानक मजबूरी कहते हैं। केवल रूस ही नहीं, पश्चिमी देशों के ऑफर्स भी इसी तरह के रणनीतिक जाल से भरे हुए हैं। F-35 जैसे विमानों की बात करें तो वे तकनीकी रूप से उन्नत जरूर हैं, लेकिन उनकी असली ताकत अमेरिका के हाथ में रहने वाले सॉफ्टवेयर, मिशन डाटा फाइल्स और अपग्रेड कंट्रोल में छिपी है। भारत जैसा देश जो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सर्वोपरि मानता है, उसके लिए यह एक खतरनाक स्थिति हो सकती है, क्योंकि कल को किसी राजनीतिक मतभेद या भू राजनीतिक दबाव के चलते इन सिस्टम्स की एक्सेस सीमित कर दी जाए तो सबसे महंगा फाइटर जेट भी आधी ताकत के साथ उड़ने को मजबूर हो जाएगा। डॉक्टर हरिनारायण इसी कारण कहते हैं कि विदेशी फाइटर जेट्स असल में हथियार नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं
जो खरीदने वाले देश को लंबे समय तक विक्रेता की रणनीति से बांधे रखते हैं। इसके उलट स्वदेशी एमसीए या ईएमसीए जैसे कार्यक्रम भारत को न सिर्फ एक विमान देते हैं, बल्कि डिजाइन सोच, मटेरियल साइंस, इंजन टेक्नोलॉजी, ईएनएक्स और सॉफ्टवेयर पर पूर्ण नियंत्रण की दिशा में ले जाते हैं। हाँ, यह रास्ता कठिन है। इसमें देरी होगी, असफलताएं होंगी, लागत बढ़ेगी और आलोचना भी होगी। लेकिन यही वह तपस्या है जो भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक एयरोस्पेस महाशक्ति बना सकती है। आज जो देश दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट बनाते हैं, उन्होंने भी यही कठिन रास्ता चुना था। अगर भारत आज विदेशी प्रलोभनों को ठुकराकर अपने संसाधन, दिमाग और राजनीतिक इच्छा शक्ति को स्वदेशी फाइटर जेट पर झोंक देता है, तो यह सिर्फ एक रक्षा निर्णय नहीं होगा, बल्कि आने वाले 50 सालों की रणनीतिक आजादी का ऐलान होगा। यही कारण है कि इन विदेशी और ऑफर्स की चमक के पीछे छिपी खामियों को समझना और उन्हें नकारना भारत के लिए एक जोखिम नहीं, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। एक ऐसा कदम जो हमें उपभोक्ता से निर्माता और अनुयायी से नेतृत्वकर्ता बना दे। यह एक ऐसा जोखिम है जिसे भारत जैसा सभ्यतागत, रणनीतिक और संप्रभुता सचेत देश कभी नहीं उठा सकता, क्योंकि भारत के लिए रक्षा केवल हथियारों की खरीद का सवाल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व, स्वतंत्र निर्णय क्षमता और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का प्रश्न है। अब जब हम अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की बात करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि तकनीकी दृष्टि से यह विमान अपने आप में एक चमत्कार है। इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताएं, रियल टाइम डाटा शेयरिंग एंड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस इसे आज के दौर के सबसे घातक और आधुनिक लड़ाकू विमानों की कतार में सबसे आगे खड़ा करती हैं। लेकिन जैसा कि पहले कहा जा चुका है, समस्या विमान की धातु, उसके रडार या उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उस राजनीतिक और रणनीतिक जंजीर में है जो अमेरिका हर हथियार सौदे के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ देता है। अमेरिका कभी भी हथियार नहीं बेचता, वह प्रभाव, नियंत्रण और दबाव बेचता है। और यही वजह है कि डॉक्टर कोटा हरिनारायण जैसे अनुभवी वैज्ञानिक और रणनीतिकार F-35 जैसे सौदों को रणनीतिक तार से बंधा हुआ सौदा कहते हैं, क्योंकि कागजों में भले ही वह विमान भारतीय वायुसेना के हैंगर में खड़ा हो, लेकिन उसकी आत्मा, उसका दिमाग और उसकी अनुमति प्रणाली वॉशिंगटन के किसी पेंटागन कार्यालय में बैठे अफसरों के हाथ में होती है। अमेरिका का एंड यूजर एग्रीमेंट कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक ऐसा अदृश्य रिमोट कंट्रोल है जिसके जरिए वह तय करता है कि कौन सा देश कब, कहां और किसके खिलाफ उसके हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। और भारत जैसे देश के लिए यह कल्पना ही भयावह है कि कल अगर चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात युद्ध जैसे हो जाएं और भारत को अपने सबसे उन्नत फाइटर जेट का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका अपने रणनीतिक हितों का हवाला देकर सॉफ्टवेयर अपडेट रोक दे, मिशन अप्रूवल ना दे या लॉजिस्टिक सपोर्ट पर ब्रेक लगा दे, क्योंकि अमेरिका की विदेश नीति दोस्त से नहीं बल्कि स्वार्थ से चलती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है?